वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 19 अगस्त 2021 और 19 अगस्त 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इस प्रश्न का मैंने आपको उत्तर बताया था भागलपुर, आरा और पटना, अर्थात बिहार के 3 जिले में 3 नए कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और इस प्रकार जो हमारा फाइनल आंसर बनता है ये बनता ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इसे डिटेल में लिखा कीजिए। और रोजाना चैनल पर वीडियो अपलोड होता है, इसे देखने का आदत बनाइए, इससे आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। आपको दोबारा कहीं से भी करंट अफेयर्स जो खास करके बिहार में होने वाली परीक्षा है इसके लिए दोबारा कहीं से भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। आज है 19 अगस्त 2021 और 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये मैं यहाँ पे आपको बता दूं। तो 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग ने कितने चरणों में पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 चरणों में पूरा करने की मंजूरी अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न पर हम जानते हैं कि हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार ग्राम पंचायत के आगामी चुनाव को 11 चरणों में पूरा करने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आगामी ग्राम पंचायत जो चुनाव है इसे 11 चरणों में पूरा किया जाएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है और चुनाव के लिए अधिसूचना 24 अगस्त को जारी कर दी जाएगी। और साथ ही यहाँ पर मैंने अगला पॉइंट लिखा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो मतलब 11 चरण है उसे कब कब मतलब इसे आयोजित किया जाएगा। तो 11 चरण में जो पहला चरण है ये 24 सितंबर को, फिर दूसरा 29 सितंबर, फिर 8 अक्टूबर, फिर 20 अक्टूबर, फिर 24 अक्टूबर, 3 नवंबर, 15 नवंबर, फिर 24 नवंबर, फिर 29 नवंबर, फिर 8 दिसंबर और फिर 12 दिसंबर को क्रमशः 1 से लेकर के 11वें चरण तक का मतलब मतदान होगा। तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है कि पहला चरण का जो मतदान होगा ये 24 सितंबर को होगा और अंतिम चरण का जो 11वां चरण का मतदान होगा ये 12 दिसंबर को होगा। और ये जो मतलब कि चरण है ये 11 चरणों में सारे मतदान को मतलब कि बिहार में पूरे जो ग्राम पंचायत चुनाव है इसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप ही याद रखिए। अगर इसमें कुछ चेंजेस होती है तो वह मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाल ही की घोषणा के अनुसार बाढ़ राहत शिविरों यानी कि बिहार फ्लड रिलीफ कैंप में रह रही गर्भवती महिलाओं को बेटी होने पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राहत कैंप में जो महिलाएं रह रही है गर्भवती महिलाएं, अगर उनको बच्चा पैदा होता है, अगर बेटी पैदा होती है तो उन्हें 15,000 रुपये का आर्थिक सहायता दिया जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कंप्लीट चीज़ों को ऐड किया है, आप यहाँ पर सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार बाढ़ राहत कैंप में गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा और साथ ही राहत कैंप में बेटा होने पर 10,000 रुपये और वहीं पर बेटी पैदा होने पर 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये घोषणा अभी हाल ही में नीतीश सरकार के द्वारा किया गया। और यहाँ पे मैंने अगला पॉइंट लिखा कि बिहार सरकार पिछले कुछ वर्षों से बाढ़ पीड़ित परिवारों को प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परिवारों को लगभग 6,000 रुपया देती आ रही है, जो कि मतलब बाढ़ पीड़ित होते हैं। तो ये भी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है, कितने रुपये अनुदान स्वरूप देती है या फिर आर्थिक सहायता के स्वरूप देती है। तो 6,000 रुपया प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। अब यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बेटा पैदा होने पर 10,000 रुपये आर्थिक सहायता और वहीं पर बेटी पैदा होने पर 15,000 रुपये आर्थिक सहायता दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कि हाल ही में 17 अगस्त को माउंटेन मैन दशरथ मांझी की पुण्यतिथि मनाई गई है। वे बिहार के किस गांव के निवासी थे। तो सभी लोग जानते हैं कि दशरथ मांझी बिहार के गया जिले के निवासी थे। बहुत कम लोग जानते हैं गया जिले के किस गांव के निवासी थे। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि गया जिले के गहलोर गांव के निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, राजकुमार शुक्ल जो गांधी जी को 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन में आमंत्रित किए थे चंपारण सत्याग्रह के लिए, तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह से मतलब संबंधित जो राजकुमार शुक्ल थे ये बिहार के चंपारण जिले के रहने वाले थे। लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता है कि चंपारण के किस गांव के रहने वाले थे। ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये मुरली भरावा गांव के निवासी थे। तो उसी प्रकार से ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले समय में कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गांव का भी नाम आप याद रखिए, गहलोर गांव के ये निवासी थे।
अब यहाँ पे हम लोग इस प्रश्न के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो दशरथ मांझी बिहार के गया जिले के गहलोर गांव के रहने वाले थे और उनका जन्म जो हुआ था ये 14 जनवरी को 1929 में हुआ था और उनकी मृत्यु 17 अगस्त 2007 को कैंसर के कारण हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसका जन्म गया जिले के गहलोर गांव में हुआ था 14 जनवरी 1929 को। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा है इस बारे में कि ये विश्व में जो मतलब कि इस तरह से फेमस है, इसका वजह क्या है, तो यहाँ पर मैंने उसी चीज़ को लिखा है। तो उन्होंने 12 नहीं बल्कि 22 वर्षों की कठिन परिश्रम से अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक सड़क बना डाला था, जिससे गहलोर से वजीरगंज ब्लॉक की दूरी 55 किलोमीटर से घट करके 15 किलोमीटर हो गई थी। यानी कि इनका जो गांव है गहलोर, तो गहलोर से जो ब्लॉक की दूरी है, वजीरगंज ब्लॉक की दूरी, ये 55 किलोमीटर थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि लंबा रास्ता था, तय करने में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत होता था। तो इन्होंने अपने 22 वर्षों के कठिन परिश्रम से इसको काट करके इसकी दूरी को घटाकर 15 किलोमीटर कर दिया था। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं इस दृश्य को। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन पर आधारित एक मूवी आई थी मांझी द माउंटेन मैन, जिसमें कि अभिनेता थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब इस फिल्म में दर्शाया गया था इनकी जो पत्नी का नाम है फागुनी देवी या फिर प्यार से कहे फगुनिया, तो इसी पहाड़ से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से मतलब कि इन्होंने कसम खाया कि जब तक इसे तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी मतलब इस कसम को इन्होंने 22 वर्षों में पूरा किया। इस कसम को पूरा करने में इन्हें 22 वर्षों का समय मिला, मतलब लगा। ठीक है, लेकिन ये मतलब सफलतापूर्वक इस पहाड़ को तोड़ दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मतलब जो रास्ता है, अभी वर्तमान में इस रास्ते का नाम है दशरथ मांझी पथ। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा है कि जिस कारण से, इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है कि जिस कारण से पूरी दुनिया उन्हें आदर से माउंटेन मैन कहती है। ठीक है, तो ये भी जानकारी आप याद रखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे चर्चा हो रही है बिहार के गया जिले की। तो गया जिले को हम लोग मैप पर देख लेते हैं। जब आप मैप पर नजर डालेंगे, बिहार वाले मैप पर, तो यहाँ पर आपको गया जिले की स्थिति देखने को मिलेगी। और गया जिले की जो सीमा है, ये 5 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये जिले कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले है नवादा, दूसरा हमारा नालंदा, तीसरा है जहानाबाद, चौथा है अरवल और 5वां है औरंगाबाद। तो गया जिले की सीमा 5 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य में बहुमंजिला इमारतें बनाने के लिए अब फायर ब्रिगेड से एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह की पहल बिहार में पहली बार शुरू किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिहार में अब बहुमंजिला इमारतें अर्थात 15 मीटर या फिर उससे ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए अब फायर ब्रिगेड से एनओसी यानी कि फायर ब्रिगेड एनओसी लेना अनिवार्य हो गया है। और फिर इसके अतिरिक्त अब 9 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले एजुकेशनल बिल्डिंग और फिर 300 वर्ग मीटर वाले भवन या फिर जिसमें ऑडिटोरियम हो या फिर दो से ज़्यादा बेसमेंट वाले भवनों के निर्माण के लिए फायर ऑडिट लेना जरूरी होगा। ये घोषणा अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। ये सारे बातों को आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऐड किया है कि एनओसी देने के लिए आवासीय बिल्डिंग में 2 रुपये और सभा वाले भवनों या फिर संस्थागत भवनों में 4 रुपये, एजुकेशनल बिल्डिंग में 6 रुपये, कमर्शियल बिल्डिंग में 8 रुपये और औद्योगिक भवनों में 10 रुपये प्रति वर्ग की दर से शुल्क वसूला जाएगा। यानी कि एनओसी देने के लिए मतलब शुल्क का प्रावधान किया गया है बिहार सरकार द्वारा। तो ये सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। आप चाहें तो इसको कॉपी में भी ऐड कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके डेली और मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज को भी अटेंड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला यहाँ पे 5वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो का। प्रश्न के हाल ही में लिखित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक हाल ही में लिखा गया है, इसके लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये वाला सेक्शन यहाँ पे सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के बारे में जानते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण की जीवनी पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण जो पुस्तक है, इसके लेखक इतिहासकार विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने इस पुस्तक के बारे में लिखा है, इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, जिसे कि 23 अगस्त को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, ये अभी रिलीज नहीं हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान रखना। इस बुक का जो कवर पेज है आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आपको मिलती है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न कि हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तपस नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल अभी हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग फॉर आर्गुमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज अर्थात तपस पोर्टल लॉन्च किया है। और यहाँ पर आगे मैंने लिखा कि यह पहल सामाजिक सुरक्षा संस्थान यानी कि NISD की एक पहल है,
जो कि अभी हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसका नाम है तपस, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ट्रेनिंग फॉर आर्गुमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। ठीक है, चलिए बढ़ते यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो हाल ही में किसके द्वारा शागो SAGO नामक एक नया सलाहकार समूह का गठन किया गया है? तो ये गठन अभी हाल ही में किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये समूह का गठन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने नोवेल रोगजनकों की उत्पत्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह या फिर शागो नामक एक नया सलाहकार समूह का गठन किया है। और यहाँ पर ये इसका कार्य क्या है, इस शागो समूह का जो गठन किया गया है WHO के द्वारा, इसका कार्य क्या है? तो इस समूह का कार्य चरणबद्ध तरीके से महामारी क्षमता के साथ भविष्य में उभरते रोगजनकों के उद्भव का अध्ययन करना है। यानी कि यहाँ पर आपको याद रखना है कि आने वाले भविष्य में महामारी के रोगजनकों के उत्पत्ति का अध्ययन करना इसका कार्य होगा। और यह भी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा गठित किया गया है। ये नया समूह है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको पेड ग्रुप के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन दे दूँ, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है और बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन करने के इच्छुक होंगे। ठीक है, तो अगर आप घर बैठे 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा और BPSC CDPO इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आप टेस्ट सीरीज को अटेंड कर सकते हैं, अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा और BPSC CDPO के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे हमारे इस टेस्ट सीरीज को अटेंड कीजिए। यहाँ पर सारे टेस्ट जो होंगे ये 50 टेस्ट होंगे और सारे के सारे टेस्ट में आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, जिससे आपको दोबारा कहीं से भी मतलब टेस्ट सीरीज को अटेंड करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सारे के सारे मैं आपको PDF फॉर्मेट में अपडेट कराऊंगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको 1 वर्ष का करंट अफेयर्स मिलेगा, जिसमें कि सारे करंट अफेयर्स इंक्लूडेड होंगे। आपको दोबारा कहीं से भी करंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप यहाँ पर करंट का क्वालिटी भी देख के समझ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त 2 वॉल्यूम में आपको PDF मिलेगा, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का, जो कि बिहार जीके का होगा। संपूर्ण बिहार जीके इसमें आपका कवर हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त आपको इस पेड ग्रुप में BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा PDF है जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा। तो हमारा यहाँ पे 4 जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक टेस्ट सीरीज, दूसरा करंट अफेयर्स, तीसरा बिहार जीके और चौथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये 4 इंपॉर्टेंट है इस पेड ग्रुप का। अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी 2000 से अधिक मेंबर इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है HCL फाउंडेशन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में IT कंपनी HCL फाउंडेशन की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी शाखा HCL फाउंडेशन ने कारीगरों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना, अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया HCL फाउंडेशन के द्वारा। अब ये क्यों लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे लॉन्च करने का जो उद्देश्य है, ये कारीगरों को सशक्त बनाना और भारत में हस्तशिल्प क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला को मजबूत कराने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे आगे मैंने लिखा कि साथ ही माई ई हार्ट पहल एक ऐसा अनूठा मॉडल है जहां शिल्पकार आने वाले वर्षों में सीधे ग्राहकों से जुड़ेंगे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, हाल ही में हर्षित राजा भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, वे किस राज्य के निवासी हैं? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र के निवासी हैं हर्षित राजा। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में बने हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में पुणे महाराष्ट्र के 20 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हर्षित राजा शतरंज में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा है, उन्होंने बिल मास्टर्स ओपन 2021 में ये उपलब्धि हासिल की। और ग्रैंड मास्टर खिताब शतरंज खिलाड़ी द्वारा प्राप्त सर्वोच्च सम्मान होता है, जो कि विश्व शतरंज संगठन द्वारा खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि अभी हाल ही में पुणे के हर्षित राजा ने 69वें ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, यही है हर्षित राजा। अब यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, यहाँ पे चर्चा हो रही 69वें ग्रैंड मास्टर की, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है। ठीक है, ये मुझे कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो इस बारे में हमें डिटेल में भी बता सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न कि हाल ही में कौन सा अस्पताल अपने अस्पताल परिसर के अंदर एक फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है? ये भी अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम्स दिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स दिल्ली आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल परिसर के अंदर एक फायर स्टेशन रखने वाला या फिर खोलने वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है। ये आपको ध्यान रखना, एम्स दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसी के बारे में मैंने लिखा है कि इसके लिए दिल्ली फायर सर्विस से मतलब इन्होंने समझौता किया है।
यानी कि एम्स दिल्ली ने मतलब इस कार्य के लिए दिल्ली फायर सर्विसेज के साथ समझौता किया है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत में ई कॉमर्स कितने प्रतिशत बढ़ा है। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ई कॉमर्स में 25% की वृद्धि हुई वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारत में ई कॉमर्स में 25% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहकारी राबो बैंक यूए पर अभी हाल ही में 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सहकारी राबो बैंक यूए। अब यहाँ पे चर्चा हो रही है रिजर्व बैंक की, तो रिजर्व बैंक के बारे में कुछ चीजों को मैंने यहाँ पर ऐड किया, उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं, तो वो सारी चीजों को यहाँ पर मैंने ऐड किया है। सबसे पहले आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है ये ध्यान रखिए। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। यहाँ से प्रश्न आपके बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय कार्यालय था प्रारंभ में कोलकाता में था, लेकिन बाद में 1937 में इसे अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। और आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह ये ताड़ का पेड़ और बाघ है, आप यहाँ पर इसके लोगो में भी देख सकते हैं, ये आरबीआई का लोगो है, इसका जो लोगो है ये ताड़ का पेड़ और बाघ इसका प्रतीक है। अब यहाँ पे आरबीआई का जो मुख्यालय ये मुंबई में है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है और ये उर्जित पटेल की जगह पर है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराकर इस मामले में बिहार के किस मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस प्रश्न के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। इसका आंसर क्या होगा कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो यहाँ पर इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं, यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए। इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।